Hello friends, welcome back to A Square IES. Welcome to in this revision series of budget. Today I am going to revise you economic survey class note of जैन परीक्षा सल। इकोनॉमिक सर्वे से पहले हम लोग थोड़ा सा कल वो क्या नाम है इसके प्रोसीजर को रिवाइज कर लूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में करवा दिया है। तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो जो हमारा जो बजट आता है वो कहाँ पे है, इसको मतलब देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एनुअल फाइनेंशियल टर्म के नाम से मेंशन है, और इसको यूनियन मिनिस्टर जो है ना निर्मला सीतारमण, वो इसको पेश करती हैं कहाँ पे, पहले लोकसभा में, फिर उसके बाद में राज्यसभा में जाता है ना। फिर उसके बाद में जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद में जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या करते हैं कि मतलब पूरी जांच करेगी कहाँ पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए, और जो पॉलिसी है वो कितने सही ढंग से उसको यूटिलाइज किया गया या नहीं किया गया। फिर उसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ये आता है। फिर उसके बाद में कट मोशन के बाद में फिर देखोगे एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, है ना। फिर जैसे ये जो वोट ऑन अकाउंट है ये टेम्परेरी स्पेंडिंग अथॉरिटी है। ये कब इसको मतलब लाते हैं, जब इंटरिम बजट लाना होता है तब वोट ऑन अकाउंट को करते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस बिल में जैसे तुम देखोगे कि प्रपोजल और रेवेन्यू वगैरह की जो रेवेन्यू मेजर है उनकी बात करेगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। फिर जैसे कि आर्टिकल देखोगे तो ये सारे आर्टिकल आप लोग देख लेना। फिर अब स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे से। तो इस ईयर इकोनॉमिक सर्वे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस ईयर जैसे ही तुम देखोगे कि इस ईयर कि इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर हैं 13 से लेके 17 कर दिए, बढ़ा दिए गए, पहला। दूसरी चीज़ देखोगे क्या तुमको देखने को मिलेगा कि इसको चैप्टर बढ़ाने के बाद में इसके जो चैप्टर हैं इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको रीअलाइन कर दिया। कि जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है तो उसको फर्स्ट नंबर पे रख दिया। फिर दूसरे नंबर पे जैसे रख दिया कि इंडस्ट्री को देना है इंपॉर्टेंस, तो दूसरे पे इंडस्ट्री। थर्ड पे देखा जैसे सर्विस सेक्टर को देना है इंपॉर्टेंस, तो फिर सर्विस को रख दिया, ठीक है ना। तो ये जैसे देखोगे इकोनॉमिक सर्वे का ये हमारा पेज है, ठीक है। तो जिसमें आपको कंटेनर दिख जाएंगे बहुत सारे, और प्लान हो गया, ठीक। ये सिर्फ तो ये कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक, और ये इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि हमको क्या है कि हम इस बार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा इंडस्ट्री को बूस्ट करने का, ठीक है ना। और बजट में देखो कि जो प्लान बनाया गया है वो प्लान ये बनाया है कि जो कंटेनर जो है ना इंडिया में, अभी तक क्या था कि कंटेनर बाहर से मतलब मंगाते थे, परचेज करते थे, अब इंडिया में परचेज करने ये किया जाएगा, उसका मतलब उसको शामिल किया गया बजट में, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना, है ना, इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे 2010 से देखोगे तो 2 वॉल्यूम में इसको पेश किया जा रहा था। फिर जो बी अनंत नागेश्वरम जो है ना, उन्होंने कुछ समय पहले इसको 1 वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। बजट रिलीज एवरी ईयर ऑन फर्स्ट फेब को ये रिलीज किया जाता है। उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है। बट इस ईयर क्या हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे को 31 जैन की जगह पे कितना 29 जैन को रिलीज कर दिया गया था। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब इसको लाया गया था, तो 1950 में, ठीक है ना, इसको पेश किया गया था। और इकोनॉमिक सर्वे और प्लस बजट, ठीक है, दोनों को साथ में प्रेजेंट किया गया था। ये किया जा रहा था कब तक, 1964 तक। 64 में इनको सेपरेट कर दिया गया था दोनों को, ठीक है ना। तो अपना जैसे देखोगे जो इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट थीम देखोगे, थीम क्या था, तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट का एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो कि अपने चारों तरफ की प्रॉब्लम को देखे और उन प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद में, ठीक है, फिर पॉलिसी बनाए कि जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए फिर प्लान तैयार करे, है ना। इसमें देखोगे नेक्स्ट, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगा, इंडिया अपना ऐसा एटीट्यूड बनाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्रिएट करके इफेक्टिव पॉलिसी लॉन्च करे, है ना। तो यही क्या इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ इंडिया को ले जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे टेल अस अबाउट व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरल पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है, एक ऐसा मतलब उसका एटीट्यूड होना चाहिए कि जो एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड होता है ना, सब चलो ऐसे समझिए इसको
कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपकी एक जो आपकी फैक्ट्री है वो टमाटो केचप की है, ठीक है ना। तो अब तुम टमाटर का केचप बना रहे हो, तो तुमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है टमाटर की। तो अभी क्या है कि टमाटर तुम ले रहे हो वो इंडिया के फार्मर से ले रहे हो। कल क्या हुआ कि कल इंडिया के फार्मर ने टमाटर उगाना बंद ही कर दिया, तो फिर तुम्हारे दिमाग में और बैकअप ऐसा होना चाहिए कि तुम उसको कहीं और से अरेंज कर सको, ठीक है ना। तो यही है एक एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी मेकिंग होने हो गया। फिर देखो कि पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए, बनानी है शॉर्ट टर्म भी बनानी है और लॉन्ग टर्म भी बनानी है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी को स्प्रिंट बोला है और लॉन्ग टर्म को मैराथन। देन ठीक है, इंडिया नीड टू या फिर गवर्नमेंट नीड टू मेक आ स्टेट कैपेसिटी, ठीक, क्रिएट करना है किसको, स्टेट कैपेसिटी को। तो स्टेट कैपेसिटी क्या होती है, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी, मतलब वो कैपेसिटी जो गवर्नमेंट और सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई है। जब स्टेट कैपेसिटी और डीरेगुलेशन जब हो जाएगा, डीरेगुलेशन मतलब जो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन शुड बी, ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी पीपल फ्रेंडली, तो हमारा भारत विकसित भारत बन जाएगा, है ना। थीम ऑफ लास्ट ईयर की अगर जो थीम देखोगे तो ये बात करता है डीरेगुलेशन की, रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी पीपल फ्रेंडली। नेक्स्ट एथिकल वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, तो जो बिजनेस है, बिजनेस फेयर होने चाहिए, शुड बी फेयर। तो जो पैसा कमा रहे हो वो फेयर मैनर से कमाने चाहिए, ना कि को बेईमानी या फिर डिसऑनेस्टी से पैसा नहीं कमाना है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें आप देखने को मिल जाएगा क्या, लैंड रिफॉर्म, जीएसटी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक, एंड एमएसपी। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गए। चलो अब आते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। वाट स्पेशल, स्पेशल क्या, मोर चैप्टर, जो कि मैंने पहले बताया 13 से बढ़ा के कितने 17 कर दिए गए। रीअलाइनमेंट मतलब चैप्टर को इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको रीअलाइन किया कि किस सेक्टर को पहले प्रायोरिटी देना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, समझे, प्रायोरिटी वाइज सेक्टर चैप्टर को अरेंज किया गया है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इशू को फोकस किया गया है। तो अब इसमें देखोगे जैसे एआई है, ठीक, तो जितनी भी कंट्री है देश में वो क्या कर रही है, एआई पे मोर एंड मोर, ठीक, इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो एआई पे ज़्यादा काम नहीं किया तो आने वाले समय में, ठीक, कि कंट्री को एक बिग इशू फेस करना पड़ जाएगा। तो एआई में, ठीक, इन्वेस्टमेंट बनाना है और चैलेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इन इंडियन सिटीज। तो तुम जैसे दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कितना घटिया है भाई, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का कितना प्रॉब्लम है ना। तो और पानी का भी प्रॉब्लम है, पानी कितना, फिल्टर पानी कितना खराब आता है ना। तो ये तो चैलेंजेज हो गए लाइफ से रिलेटेड। रोल ऑफ स्टेट कैपेसिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन द अचीविंग स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। तो स्टेट कैपेसिटी और प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या रोल होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग अचीव कर सकें किसको, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस को। थीम देखोगे तो क्या है, एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी अंडर अनसर्टेनिटी, फॉर एटीट्यूड, कौन कौन से डेवलप करने, स्ट्रक्चर्स रिस्क रेदर देन अवॉइडेड, जो रिस्क है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर करो, उस पर वर्क करो, ना कि तुम उसको अवॉइड कर दो। दूसरा देखोगे, कैन एक्ट बिफोर सर्टेनिटी इमर्जेज, मतलब कोई भी विपदा आने से पहले ही, ठीक है, एक्ट कर लो, वो बेटर है भाई। अब इसको ऐसे समझिए कि आपको पता है कि ये फ्लड प्लान है, ठीक है, तो फ्लड प्लान में अगली बार फ्लड आने से पहले ही भाई वहाँ पे काम कर दो कि ठीक है कि यहाँ पे जितना हो सकता है लोगों को बचाने के लिए पहले ही से अरेंजमेंट करके रख लो, है ना। लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से समझो कि जो भी चीज़ें जैसे पास्ट में देख रहे हो ना कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, उन चीज़ों से समझो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगी लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। करेक्ट कोर्स विदाउट पैरालिसिस, ठीक है भाई, पैरालाइज होने से पहले ही तुम अपने रूल्स रेगुलेशन सही कर लो, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं हो कि इंडिया की इकोनॉमी है वो पूरी पैरालाइज हो जाए, उसके बाद में फिर तुम सोचने पे बैठ जाओ। इंडिया के रिपोर्ट कार्ड में देखोगे तो क्या है, डाटा शो ग्रोथ इन रियल जीडीपी एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, जनवरी 2025।
25। तो इसमें देखते हैं किसका कितना ग्रोथ हुआ। तो जैसे कंट्री है, ठीक, इनका 3 ईयर का ग्रोथ डाटा लिया गया। तो 25, जैसे यूएस का देखोगे 2025 में कितना ग्रोथ रेट रहा था, 2.1, ठीक है। 26 में देखोगे 2.4 और 27 में देखोगे कितना 2.0। फिर यूरोपियन कंट्रीज का देख लोगे, है ना। फिर मिडिल ईस्ट का 3.7, 3.9 एंड 4%। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया में देखोगे तो कितना 5.4, 5 एंड 4.8। और इंडिया का देखोगे तो सबसे हाईएस्ट है कितना 7.3, 6.4 2026 में था, और 27 में कितना 6%। तो ये तो इंडिया का हो गया जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर जो देखोगे जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, किसका, इंडिया का, तो 26-27 में कितना रहने वाला है 6.8 से लेके 7.2%, ठीक है ना। और 25-26 का देखोगे तो 7.4%, 24-25 का 6.5%, और 23-24 का कितना था 9.2%, और 22 और 23 का 7.6%, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम कितना है। 1.6 लाख कब था 22 और 23 के टाइम पे, 1.899 लाख कब 23-24 के टाइम पे देखने को मिलेगा। 2.05 लाख कब था 2024-25 के टाइम पे, और 2.2 लाख 25 और 26 के टाइम पे। आउटपुट ऑफ जीडीपी का आउटपुट देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे मतलब जीडीपी को देखते हैं ना कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है वगैरह। तो वो कौन सा है, C+G+I+N+X। तो C फॉर मतलब कंजप्शन, ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, देन नेट एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यदि जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर जीडीपी भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद में जैसे गवर्नमेंट ने अगर जो एक्सपेंडिचर किया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, रोड्स वगैरह क्रिएट करने पे, तब भी जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि जैसे देखा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर जो गवर्नमेंट 1 रुपये कर रहा है ना स्पेंड, तो फिर उससे प्रॉफिट कितना होता है 3 रुपये के समथिंग में प्रॉफिट जनरेट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखोगे तो इसमें मतलब 3 अकाउंट तुमको देखने को मिल जाएंगे, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स रिजर्व। जो बीओपी है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, ठीक। और इसको रिलीज करते हैं कब, एवरी ईयर क्वार्टरली। लेकिन आरबीआई अभी प्लान कर रहा है कि इसको मंथली बेस पे रिलीज किया जाए। चलो अब देखते हैं करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फिर उसके बाद मर्चेंटाइज एंड इंडिविजुअल्स में क्या क्या है, सर्विसेज, ट्रांसफर्स हो गए, ठीक, और रेमिटेंस हो गई, है ना। इंडिया का शेयर देखोगे ग्लोबली, ठीक है, इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, तो 2005 में देखोगे तो 1%, ठीक है, और 24 में 1.8%। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट में देखोगे तो कितना है 13.6%। रेमिटेंस में देखोगे तो कितना कंट्रीब्यूट करता है 135.4 बिलियन डॉलर, ठीक है, इन 2024 में इतना रेमिटेंस इंडिया में आया, तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट, तो इसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। नेक्स्ट फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें क्या क्या शामिल, जैसे डॉलर, यूरो, ठीक है, जो कि इंडिया हमारे ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में जो गोल्ड हो गया, किसने, आरबीआई ने जो खरीदा गोल्ड वगैरह, ये भी फॉरेक्स रिजर्व में आ गए। अब इसमें देखते हैं हम कि जो अपना फॉरेक्स रिजर्व कितना था 2016 में, देखोगे 1 जनवरी 2016 के अकॉर्डिंग कितना है $1 बिलियन, है ना। नेक्स्ट देखोगे इम्पोर्ट कवर, ठीक है, इम्पोर्ट कितना कब क्या कितने महीने तक मतलब ये हम लोग वो कर सकते हैं इम्पोर्ट, 11 महीने तक। सपोज करो मतलब जैसे गवर्नमेंट इंडिया बोलती है आरबीआई को कि आरबीआई पैसा है नहीं, आप मेरे को पैसा दीजिए, तो ऐसे में जो आरबीआई है, ठीक है, वो कितना पैसा कितने दिन तक का इंपोर्ट करवा सकती है, तो वो है 11 महीने तक। 1991 में आप देखोगे तो कितने दिन तक का रह गया था
15 दिन का भी बचा था ना, उसके बाद में फिर मतलब LPG, उसके बाद में LPG लाया गया था, है ना, जब क्राइसिस चला था। अब देखते हैं फॉरेक्स रिजर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल डेप्थ, वो कितना है 94%। मतलब कि जैसे तुमने क्या किया, 100 रुपये लिए, ठीक है, किसी से ले रखे बाहर से। अब क्या है कि कल वो आ गया कि बोला कि भाई एक काम करो मुझे पैसा दे दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने 94 रुपये हैं, तुमने उसको 94 रुपये दे दिए, है ना, तो कितना बचेगा देने के लिए, 6 रुपये रह जाएंगे। तो यही हमारा जो इंडिया का है ना, अगर जो इंडिया से वर्ल्ड बैंक या फिर IMF बोले कि इंडिया एक काम करो कि मेरा जो भी मैंने तुमको पैसा दिया है ना बोरिंग में, वो मुझे रिटर्न कर दो, तो इंडिया कितना उसका लौटा सकता है, 94%, ठीक है ना। नेक्स्ट फिजिकल बजट क्या है, तो इसमें देखोगे रेवेन्यू और कैपिटल दो चीज़ें आ जाती हैं। रेवेन्यू में यदि आप देखोगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल में देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखते हैं आप रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसमें ये क्या क्या शामिल किए हैं, इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, फाइन्स, ठीक है ना। रेट ऑफ ग्रोथ देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट का तो कितना रहा है 9.2%। ग्रॉस GST कलेक्शन यदि देखोगे तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ कितना रहा 6.7%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि सैलरी पे किया जाता है, सब्सिडीज में, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में किया जाता है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ देखोगे तो कितना 1.8% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखोगे जो मतलब एक्सपेंडिचर किस पे खर्च किया जाता है, रोड बनाने में, एयरपोर्ट और मतलब पेमेंट ऑफ लोन जो किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रांट इन एड बाय सेंटर टू स्टेट विच इज यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सेंटर के द्वारा, ठीक, स्टेट को ग्रांट इन एड दिया जाता है जिसको यूज किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक, उसको ही बोलते हैं इफेक्टिव कैपेक्स। तो इफेक्टिव कैपेक्स का देखेंगे रेट कितना 2.7%, ठीक है, ऑफ GDP कोविड से पहले था, अब 4% है 2024 के अकॉर्डिंग। ग्रोथ रेट देखोगे तो इसका कितना 6.7%, ठीक है, 2026 में देखोगे। कैपिटल रिसिप्ट में देखोगे तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, बोरोइंग्स हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गए। अब देखते हैं हमारे डेफिसिट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट देखोगे तो इसमें कमी देखने को मिल जाएगी, 4.8% से 4.4% रह गया, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट में देखोगे तो कितना 1.7% से कितना रह गया 1.5%, और प्राइमरी डेफिसिट में देखोगे तो कितना 1.3 से कितना रह गया 0.8%। तो मतलब जो हमारा जो डेफिसिट है उसको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा, कम होता हुआ, डिक्रीजिंग होते हुए दिखेगा। फ्रॉम स्टेबिलिटी टू स्ट्रेंथ, अब इसमें देखते हैं हेल्दी बैंकिंग फंडामेंटल एंड स्ट्रॉन्गर क्रेडिट मोमेंटम। तो अब NPA देखेंगे, ठीक है, तो NPA हम देखेंगे कैसा कम होता हुआ दिखेगा, ठीक, और जो नेट NPA है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है, दोनों चीज़ें। तो NPA है क्या, अ लोन वेयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, मतलब जो इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है, ठीक, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 90 दिन से ज़्यादा दिन हो रहे हैं, ठीक है, ओवर ड्यू हो जा रहा है, तो यही NPA है। अब इसको ऐसे समझिए कि बैंक ने तुमको 100 रुपये दिए, तुमने क्या किया 90 रुपये तो बैंक को वापस कर दिए, बट तुमने 10 रुपये वापस नहीं किए। अब ये जो 10 रुपये हैं ये बन गए क्या NPA, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि, ठीक है, बैंक ने कहीं से 4 रुपये अरेंज कर लिए, अब बचा कितना 6 रुपये, ठीक है, जो 6 रुपये जो बचेगा ना यही तुम्हारा क्या बन जाएगा नेट NPA। तो अब इसमें क्या है NPA को घटा दो, ठीक, किसमें से, प्रोविजंस में से, जो मतलब तुमने जो पैसा तुम्हारा किसी दूसरे सोर्स से जो 4 रुपये तुमने तुम्हारे पास आए हैं ना, ठीक है, तो उनको घटा देने के बाद में जो पैसा बचेगा वही तुम्हारा नेट NPA बन जाएगा, ठीक है ना। तो इधर भी NPA में भी आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम 2015 स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टार्टेड प्रोग्राम एसेट क्वालिटी रेवेन्यू। तो ये मतलब किसके द्वारा, रघुराम राजन के द्वारा सजेस्ट किया गया था।
ठीक। तो बैंक का काम क्या रहेगा, रिपोर्ट करो रियल एनपीए को, ठीक है। यदि ऐसा नहीं किया गया ना, अगर जो तुमने छुपाया रियल अपने एनपीए को, तो फिर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी तुमको डाउनवर्ड होते हुए दिखेगा, डिक्रीजिंग दिखेगा। ये 17 और 18 में 6% था अनएम्प्लॉयमेंट, अभी 23 और 24 के अकॉर्डिंग कितना 3.2% बचा है। इसका रीजन देखोगे, रीजन क्या है, इंक्रीज इन द, ठीक है, इंक्रीजिंग देखोगे क्या, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, जो कि 3.3% से बढ़ के कितना हो गया 4.7%। प्रोग्राम इन माइक्रो क्रेडिट, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम चलेंगे माइक्रो क्रेडिट के लिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें 69% तक का कवरेज है। 3 ग्लोबल सिनारियो, तो 3 ग्लोबल सिनारियो में देखते हैं, ठीक है, इंडिया कैन फेस, क्या क्या फेस कर सकते हैं। बिजनेस एज इन 2025 बट लेस सिक्योरिटी एंड मोर फ्रेजिलिटी, जैसे इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीडेड, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, तो इसमें देखोगे क्या, डीप जियोपॉलिटिकल राइवलरी, ट्रेड वेपनाइजेशन एंड सिक्योरिटी इशूज। डीप जियोपॉलिटिकल राइवलरी में क्या देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देखोगे यूएस चाइना टेक्नोलॉजी राइवलरी, इनका मतलब ट्रेड चिप्स वगैरह ये चलता रहता है ना, तो ये हो गया जियोपॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है। ट्रेड वेपनाइजेशन में देखोगे क्या भाई, जैसे अभी ट्रम्प जी ने इंडिया पे 25 टैरिफ लगाए, फिर उसके बाद में 80% टैरिफ कर दिया है ना, तो ये ट्रेड वेपनाइजेशन है, किसी भी कंट्री पे ट्रेड लगा देना, बढ़ा देना, है ना। फिर सिक्योरिटी इशूज वगैरह देख लोगे। फिर पॉलिटिसाइज सप्लाई चेन एंड फाइनेंस मार्केट, ऑटोनॉमी वर्सेस ग्रोथ, और फिर ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी, ठीक है ना। यदि तुम्हारी ऑटोनॉमी अच्छी होगी तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ यदि अच्छा होगा तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। ये तीनों टर्म एक दूसरे से इंटरलिंक है। सिस्टमिक शॉक कास्केड, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कैसा है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सपोज फ्रेजाइल बिजनेस मॉडल्स, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज करता है किसको, फ्रेजाइल बिजनेस मॉडल को। फाइनेंस टेक जो पॉलिटिकल शॉक एम्प्लाई ईच अदर, मैक्रो रिस्क मोर देन जीएफसी 2008। जीएफसी देखोगे तो क्या, जैसे मशीनरी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद में बिल्डिंग्स हो गई, है ना ये। सो वी हैव टू कीप इवॉल्विंग, ठीक है, फ्रॉम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड स्ट्रेटजिक रेजिलियंस टू स्ट्रेटजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। आत्मनिर्भर भारत की बात करोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट यदि तुम बढ़ाओगे, ठीक है, किसमें, ये आत्मनिर्भरता में, तो देश कैसा बन जाएगा, ये मतलब हमारी नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे करोगे इन्वेस्टमेंट, इंटेलिजेंट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, बिल्डिंग करना है किसको, डोमेस्टिक कैपेसिटी, जिसमें मतलब तुम हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकते हो, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज वगैरह, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, तो ये चीज़ें। स्ट्रेटजिक रेजिलियंस में देखोगे तो क्या, विथ स्टैंड एक्सटर्नल शॉक एंड परस्यू डाइवर्सिफिकेशन। स्ट्रेटजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी मेक इंडिया इररिप्लेसेबल, ठीक है, इंडिया को इररिप्लेसेबल बनाना है, कब कहाँ पे कैसे, ठीक है, इन की ग्लोबल वैल्यू चेन कैसे बना सकते हो, डीरेगुलेट करो रूल्स रेगुलेशंस को, ठीक है, फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करने की जरूरत है, और जो ब्यूरोक्रेसी है ब्यूरोक्रेसी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि मतलब इकोनॉमी में, ठीक है, देश में, मार्केट में, है ना। और नेक्स्ट देखोगे बिजनेस मार्केट, जो मार्केट है वो बिजनेस सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। अब रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में देखोगे तो क्या देखने को मिल जाएगा आपको, इन 1960 टू 1980 तक देखने को आपको मिलेगा लाइसेंस राज सिस्टम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, रेगुलेशंस था, हैवी रेगुलेशंस, ठीक है, डिफिकल्ट टू गेट गवर्नमेंट परमिशन
यदि किसी को कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है इंडिया में, तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा पेपर वर्क था ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि इजीली कोई आसानी से इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकता है। मिड 1980 में देखोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडरेट किया गया, थोड़ा सा डाउन किया गया, ठीक है। डाउन करने के बाद में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा, फिर उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट हुआ, है ना, और आईटी पार्क बने, ठीक है ना। तो सर का जो पहला लेक्चर है, तो ये पूरा पूरा रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि इसमें देखोगे तो कितने चैप्टर, 13 से 17 चैप्टर कर दिए गए थे, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है जो कि एक बिजनेसमैन वाला एक एटीट्यूड डेवलप करना है, समझे ना। और इसमें देखोगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, स्प्रिंट और मैराथन दोनों पॉलिसी बनानी है, और कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करना है और डीरेगुलेट करना है, जिससे कि अपना एक विकसित भारत बन जाए। इसके मतलब लास्ट ईयर के देखोगे डीरेगुलेशन, ठीक, एथिकल वेल्थ क्रिएशन और स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो गया। और चैप्टर तो 13 से 17 बढ़ा ही दिए गए, ठीक है, और इनको रिअलाइन किया गया, और फोकस किस पे किया गया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इशूज पे, है ना, जिसमें एआई इशू हो गया, ठीक है, क्वालिटी लाइफ का इशू हो गया, है ना। फिर इसका थीम देखोगे तो क्या है, वही मतलब 4 चीज स्ट्रक्चर रिस्क पे काम करना है, ना कि उनको छोड़ देना है, ठीक है ना। और मतलब कोई आपदा होने से पहले ही मतलब एक्ट करना है, ऐसा नहीं कि तब तक बैठे रहो। एक्सपेरिमेंट है, उनसे सीखने की जरूरत है, और पहले ही अपने मतलब एक कामों को सही कर लो, पैरालाइज होने से पहले ही अपना एक कामों को सही कर लो, ठीक है ना, वो चीजें इसकी बात है। फिर और क्या है, इसका रिपोर्ट कार्ड में देखोगे तो इंडिया का मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट तुमको देखने को मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग टू सर्वे के हिसाब से देखोगे, है ना, जीडीपी में, तो ये सारे डाटा है 6.872%, ठीक है, कब 2016 में, और 22-23 में देखोगे तो कितना 7.6% पर कैपिटा इनकम देखोगे तो कितना 2.2 लाख है, कब 2025-26 में। आउटपुट ऑफ जीडीपी देखोगे तो इसमें क्या कंजम्पशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, है ना। और इसमें देखोगे जीएसटी ग्रोथ जो है ना, वो 2 लाख करोड़ पर मंथ के हिसाब से बढ़ता हुआ तुमको दिखेगा। बीओपी में देखोगे तो कितना करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स हो गया। करंट में क्या है तुम्हारा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मर्चेंटाइज और इंडिविजुअल्स। कैपिटल अकाउंट में देखोगे तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है, एनआईआर डिपॉजिट हो गए, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया, ठीक है। फॉरेक्स में देखोगे डॉलर, यूरो वगैरह, और आरबीआई का गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है ना। फिजिकल बजट में देखोगे तो रेवेन्यू हो गया, ठीक है, एंड कैपिटल रेवेन्यू में देखोगे तो क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक, इसमें देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में, इसमें मतलब टैक्स फीस वगैरह ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, सब्सिडी, पेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह वो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंजप्शन, रोड, एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एयरपोर्ट, पेमेंट वगैरह जो करना है ना लोन्स का, वो चीजें। कैपिटल रिसिप्ट में देखोगे क्या बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स वगैरह ये हो गए, हाँ। डेफिसिट में ट्रेंड देखोगे तो तुमको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी टू स्ट्रेंथ में देखोगे हेल्दी बैंकिंग फंडामेंटल एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर क्रेडिट मोमेंटम। एनपीए में देखोगे तो क्या है, एनपीए में होगा कि ठीक है बैंक ने किसी को पैसा दिया और वो 90 दिन से ज्यादा हो रहे, वो पैसा वापस ही नहीं कर रहे, और इसमें जैसे सब स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना एक बार। एक बैंक मतलब जैसे क्या है कि बैंक ने कहीं से कुछ थोड़ा पैसा अगर जो अरेंज कर लिया, जैसे 4 रुपए बैंक ने अरेंज कर लिए और 6 रुपए बच रहे हैं, फिर ठीक है, अगर जो 4 अरेंज कर लेगा तो 6 ही बचेगा ना इसमें से। तो ये जो 6 जो बचा है ना, तो इसको ही बोलते हैं नेट एनपीए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो कैसा कम होता है वो दिखेगा, क्यों, जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ता हुआ तुमको दिखेगा, है ना। ग्लोबल सिनेरियो में देखोगे तो क्या देखने को मिल जाएगा, बिजनेस, ठीक है, सिक्योरिटी और मोर फ्रेजिलिटी वगैरह तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, है ना? फिर उसके बाद में सिस्टमिक शॉक कास्केड।
नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यदि आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, हमको, तो फिर क्या करना होगा कि अपनी इंटेलिजेंस वगैरह, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह इन पे ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस करना है, और स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी क्रिएट करनी है, कि मतलब इंडिया को ऐसा बनाना है कि उसको रिप्लेस ही नहीं किया जा सके, समझे। जैसे चाइना को देख लो, चाइना को रिप्लेस कौन कर सकता है इसमें, इसमें देखोगे आप क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स में, है ना। तो ऐसा मतलब बनाना है तुमको, खुद को बनना है इंडिया को। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का रोल देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ज़्यादा अगर जो लाइसेंस राज सिस्टम ज़्यादा चलेगा, हैवी रूल्स रेगुलेशंस रहेगा, फिर तो कोई इंडस्ट्री आ ही नहीं पाएगी। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस जब थोड़े मॉडरेट किए जाएंगे, कम किए जाएंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा रिवीजन भी हो गया 2 मिनट में, ठीक है ना। तो ये जो हमारा, ये जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है, ठीक, ये अगर जो आपको चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लीजिए, ए स्क्वायर IAS। आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा, प्लीज लीव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।